मुझे मौका दिया गया है बेसिकली ब्लड डोनेशन पर बात करने के लिए, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि क्यों ब्लड डोनेशन ज़रूरी है और कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हमको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है ये जानना होगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर 3 सेकंड में किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, और इस ब्लड डोनेशन से हम लगभग 3 लोगों की जान भी बचा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो आप ब्लड देते हैं उसको बेसिकली प्रोसेस करके उसके 3 कंपोनेंट बनाए जाते हैं, जिसमें आरसीसी होता है, एक एफएफपी होता है, और उसके अलावा तीसरा जो होता है वो पीआरपी कहलाता है। तो इस तरह से रेशनल यूज ऑफ ब्लड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसमें पूरा गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि करीब 90% तक जो है ब्लड का कंपोनेंट सेपरेशन हो, और जिस कंपोनेंट की ज़रूरत हो, जिस पेशेंट को भी जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है वो कंपोनेंट उसको दिया जाए। इस तरह से रेशनल यूज़ किया जा रहा है ब्लड का, और हमारे ब्लड बैंक में भी हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की जो क्लिनिकल स्टेटस है या उसको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से उस ब्लड को या उस कंपोनेंट को दे रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गिफ्ट आप एक किसी दूसरे को दे सकते हैं, और ये गिफ्ट होती है गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है, और आप लोग सब इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप डोनेशंस करते हैं तो हार्ट डिसीज़ की जो रिस्क होती है या जो हार्ट डिसीज़ के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो कैंसर की जो रिस्क होती है वो भी कम हो जाता है, और जो ब्रेन स्ट्रोक्स या ब्रेन की वजह से जो हेमीपैरेसिस होता है या स्ट्रोक्स की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो भी ब्लड डोनेशन से कम हो जाती हैं। इसके अलावा आपका जो सर्कुलेशन है वो नए तरीके से ट्यून्ड हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है, और जो नए आरबीसीज होते हैं उनका प्रोडक्शन बेसिकली होता है। तो उनकी जो बेसिकली लाइफ है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब भी आपको कहीं मौका मिले, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले ब्लड डोनेशन करने की, तो आपको बेसिकली इसके बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम ब्लड डोनेट कर पाएँ। तो यहाँ पे जो डोनर्स होते हैं या जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनको रक्तदाता हिंदी में कहा जाता है। तो जो रक्तदाता हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो वॉलंटरी ब्लड डोनर होता है, दूसरा जो होता है उसको रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर कहा जाता है, और तीसरा जो होता है वो प्रोफेशनल ब्लड डोनर होता है। तो जो इसमें सबसे जो अच्छा डोनर माना जाता है वो स्वैच्छिक रक्तदाता माना जाता है, जो अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करता है, किसी के प्रेशर में नहीं रहता है वो, और अपने स्वेच्छा से आके ब्लड कैंप्स में या ब्लड बैंक में आके वो ब्लड डोनेट करता है, उसका ब्लड सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशंस में जब रिलेटिव बेसिकली ब्लड डोनेट करते हैं तो उनका ब्लड भी रिप्लेसमेंट में उनको दिया जाता है। तो इस तरह के भी डोनर होते हैं जो ब्लड दे के दूसरा ब्लड रिप्लेसमेंट में लेते हैं, और जो वॉलंटरी डोनर होते हैं वो रिप्लेसमेंट में कोई ब्लड नहीं लेते हैं, वो केवल स्वैच्छिक बेसिकली रक्तदान करते हैं, अपना ब्लड बैंक में डोनेट करके चले जाते हैं। जबकि जो रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर होते हैं वो अपना ब्लड जमा करते हैं, लेकिन उसकी जगह दूसरे ग्रुप का ब्लड वो ले जाते हैं, इसलिए उनको रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप होता है उसको प्रोफेशनल ब्लड डोनर कहते हैं, और ऐसे बेसिकली जो डोनर्स होते हैं ये पैसे के लिए बेसिकली ब्लड डोनेशन करते हैं, और इनका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, और इस तरह के ब्लड डोनेशन से हमको बचना चाहिए, या इस तरह के जो डोनर हैं उनको ब्लड डोनेशन से रोकना चाहिए। इसके अलावा जो डोनेशन करने की जो जगह हैं उसमें बहुत सारे जो ब्लड डोनेशन सेंटर्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ का जो ब्लड सेंटर है, या जो ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज है उसका जो ब्लड सेंटर है या ब्लड बैंक है, वहाँ जाके आप ब्लड दे सकते हैं। और सबसे अच्छा जो माध्यम होता है ब्लड डोनेशन का वो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाए जाते हैं ब्लड बैंक के द्वारा,
जिसमें पूरी जो भागीदारी होती है शासन की भी रहती है और जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं उनकी इसमें बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी रहती है। तो वहाँ भी जो कैंप्स लगते हैं वहाँ जाके आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में डोनेट कर सकते हैं या रेड क्रॉस के द्वारा जो कैंप लगाए जाते हैं वहाँ भी आप ब्लड आसानी से दे सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन के पहले एक छोटा सा बेसिकली फॉर्म भरा जाता है जिसको रजिस्ट्रेशन ऑफ डोनर कहा जाता है। तो सबसे पहले डोनर का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसमें उस फॉर्म में बेसिकली डेट ऑफ डोनेशन लिखी जाती है, किस दिन वो डोनेट करने वाला है। उसके बाद नेम ऑफ डोनर लिखा जाता है, उसकी एज लिखी जाती है, उसका सेक्स लिखा जाता है। उसके अलावा उसकी ऑक्यूपेशन, वो क्या काम कर रहा है प्रेजेंट में, उसके बारे में भी जानकारी उससे ली जाती है। और उसके हीमोग्लोबिन की जो स्क्रीनिंग है वो वहीं की जाती है रजिस्ट्रेशन के समय। और उसका हीमोग्लोबिन एक उसकी कोशिश होती है कि ऐसे डोनर मिलें जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % से ज़्यादा हो या 12.5 ग्राम से कम ना हो या उसके बराबर हो। तो इस तरह के लोगों का भी हम लोग ब्लड लेते हैं। तो ये भी बेसिकली उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा जाता है। इसके अलावा उसके लास्ट जो डोनेशन उसने किया है उसकी डेट को भी पूछा जाता है। और अगर किसी प्रकार का उसको रिएक्शन हुआ है ब्लड डोनेशन के समय तो उस रिएक्शन की भी हिस्ट्री ली जाती है। और अगर उसको ब्लड अपना ग्रुप पता है तो वो ग्रुप भी उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा जाता है। और इस तरह से कंसेंट लेके उसके साइन करवा के बेसिकली ये जो रजिस्ट्रेशन की भी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। अब इसके बाद जो मेडिकल टीम होती है उसका काम शुरू होता है। और इसमें जो फिजिशियन होता है, जो ब्लड बैंक में काम कर रहे होते हैं मेडिकल पर्सन्स, उनके द्वारा उस डोनर की जो स्क्रीनिंग की जाती है। और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ बेसिकली फिजिशियंस के द्वारा या जो डॉक्टर है वहाँ पे ड्यूटी पे उसके द्वारा बहुत सारी हिस्ट्री ली जाती है। और पूछा जाता है डोनर से कि उसको पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे उसकी मेंटल स्टेटस के बारे में बात की जाती है। उसके वो फास्टिंग तो नहीं की है, यानी उपवास तो नहीं किया है उसने, उस बारे में पूछा जाता है। उसकी पुरानी कोई बीमारी है उसके बारे में पूछा जाता है कि किसी प्रकार का उसको एलर्जिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या उसको मिर्गी की बीमारी तो नहीं है, या कोई रीनल या किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा उसको ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा कुछ जो क्रॉनिक डिसीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, इसकी कोई शिकायत तो नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ उस डोनर को है तो उस तरह के जो डोनर है उनका ब्लड बेसिकली नहीं लिया जाता है। इसके अलावा ड्रग हिस्ट्री के बारे में भी बेसिकली पूछा जाता है। तो यहाँ पे उस डोनर से कोई जो एंटीबायोटिक्स का उपयोग अगर वो कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। उसके अलावा एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग अगर कोई ले रहा है तो इस तरह के जो ब्लड डोनर है उनको बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो आईवी ड्रग बेसिकली लेते हैं उनको तो बेसिकली इस तरह के जो डोनर होते हैं उनको भी ब्लड डोनेशन से बेसिकली मना किया जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट है सर्जरी। अगर उसने कोई मेजर सर्जरी करवाई है और 6 महीने के अंदर वो ब्लड देने आया है तो 6 महीने का इसमें बेसिकली डिफरमेंट है, यानी उसको 6 महीने के बाद ही उसका ब्लड लिया जाएगा अगर किसी के द्वारा मेजर सर्जरी करवाई गई है। अगर किसी ने माइनर सर्जरी करवाई है तो उसका डिफरमेंट बेसिकली 3 महीने के लिए रहता है, तो 3 महीने तक वो ब्लड नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से उसके वैक्सीनेशन की हिस्ट्री ली जाती है, टाटोइंग की हिस्ट्री ली जाती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ की हिस्ट्री ली जाती है कि बेसिकली उसने पास्ट अभी रिसेंट में कोई वैक्सीनेशन तो नहीं करवाया है। तो बेसिकली 1 महीने से लेके 1 साल तक की अलग अलग वैक्सीनेशन में उसका डिफरमेंट होता है। तो खासकर जो कोविड वैक्सीनेशन अभी चल रहा है तो इसमें करीब करीब 1 महीने तक का 15 से 1 महीने तक का, इसमें 15 दिन से लेके 1 महीने तक का इसमें डिफरमेंट किया जाता है, यानी 1 महीने के बाद वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। उसके बाद जो डोनर होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें उसकी एज देखी जाती है। तो ऐसे डोनर्स को प्रेफर किया जाता है जिनकी एज 18 से लेके 65 साल के बीच में हो। दूसरा, उनको फ़ीवर की कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए प्रेजेंट में, और उनका बॉडी वेट जो है वो करीब 45 किलोग्राम से ज़्यादा ही होना चाहिए।
और उनका पल्स रेट 60 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, और ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो 100 से 140 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 60 to 90 mmHg होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिकली जो बीमारियां होती हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो स्क्रीनिंग में बेसिकली सबसे पहले हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाएगा जो डोनर है उसके, कि उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % से ज़्यादा है कि नहीं है, वह उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद उसकी ग्रुपिंग की जाएगी, और जो ट्रांसफ्यूजन के द्वारा जो डिसीजेज़ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV या सिफिलिस या मलेरिया पैरासाइट, तो ये सारी चीज़ों की जो स्क्रीनिंग की जाएगी और टेस्ट लगाया जाएगा किट के थ्रू, और इन सब में बेसिकली उसको नेगेटिव आना चाहिए, तभी उसका ब्लड लिया जाएगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें डोनेशन की, तो 3 महीने के अंतराल पे वो लगातार ब्लड दे सकता है, 3-3 महीने के अंतराल पे। और कई ऐसे रीवा में कई ऐसे स्वैच्छिक रक्तदाता हैं जिन्होंने 60 बार से भी ज़्यादा ब्लड दिया हुआ है। उसके बाद जो ब्लड का कलेक्शन किया जाता है, बेसिकली जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको फ्लेबोटोमिस्ट बोलते हैं, और ये जो फ्लेबोटोमिस्ट होते हैं ये अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, यानी डॉक्टर की निगरानी में ये ब्लड का कलेक्शन करते हैं। और ब्लड कलेक्शन के बाद जो डोनर होता है जिसने ब्लड दिया है या रक्तदाता है जो, उसको ये हिदायत दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का सेवन करे 24 घंटे तक, और किसी भी स्ट्रेनस जो एक्सरसाइज है या कोई हैवी एक्सरसाइज उसको उस समय में अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, तो या उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, तो उसको लेट के अपने दोनों जो पैर हैं वो ऊपर रखने चाहिए। और उसके बाद उस डोनर को एक डोनर ID कार्ड दिया जाता है, और साथ ही डोनर ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट भी उसको जो सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। अब जो कलेक्शन की प्रक्रिया है ब्लड कलेक्शन की, बेसिकली ये जो पार्ट है ये टेक्नीशियन का पार्ट है, और टेक्नीशियन को बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड को कलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले उसको अपने हैंड्स को वॉश करना है सॉप से, और स्टेराइल ग्लव्स को उसको वेयर करना है, और जो ब्लड बैग होता है उसकी लीकेज को उसको चेक करना है, और उस बैग के ऊपर डोनर का नाम लिखा हो और डोनेशन का नंबर लिखा हो, डेट लिखी हो, ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी होती है। उसके बाद उस बैग को जो है बैलेंस मशीन जो होती है उसके ऊपर रखा जाता है, और उस मशीन को इस तरह रखा जाता है कि उसका जो आर्म है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, जिससे कि ब्लड की फ़्लो ऊपर से नीचे की तरफ होती रहे। और उसके बाद जो पंचर साइट है, बेसिकली एल्बो का जो ऊपर का एरिया होता है जिसको एंटी क्यूबिटल फोसा बोलते हैं, बेसिकली एल्बो जॉइंट के ऊपर का जो एरिया होता है जिसको एंटी क्यूबिटल फोसा बोलते हैं, वहाँ से बेसिकली जो साइट है पंचर साइट, वहाँ से जो बीन होती है उसको चूज़ किया जाता है। उस एरिया को क्लीन किया जाता है, 4 से 5 सेंटीमीटर का जो एरिया है बीन पंचर साइट जो है उसको बेसिकली क्लीन किया जाता है, और इसमें स्प्रिट का यूज किया जाता है, बेसिकली मेथाइलेटेड स्प्रिट का। इसके बाद जो टर्निकेट है बेसिकली उसको जो आर्म है डोनर की उसमें बांधा जाता है, और उसके बाद जो बैग है बेसिकली ब्लड बैग है उसकी नीडल को निकाल के पंचर किया जाता है, और पंचर करने के बाद डोनर को बेसिकली ये एक रबर बॉल दी जाती है और उसके हाथ में, और उसको बोला जाता है कि वो इसको स्क्वीज करता रहे। इसके बाद उसके जो डोनेशन बेसिकली चलता है, और 350 ml या 450 ml डिपेंडिंग ऑन दी वेट के आधार पर हम उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी क्लम्प है जो क्लैंप है या ट्यूबिंग है उसको सील किया जाता है, और सील करने के बाद बेसिकली उसके जो टर्निकेट बांधा हुआ है आर्म में उसको निकाला जाता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है कलेक्शन का कि कैसे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है एंटी क्यूबिटल फोसा से। उसके बाद जो ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है, यहाँ पे बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं या RBC जिनको बोलते हैं, उनकी हाफ लाइफ करीब 35 डेज़ होती है। तो बेसिकली जो ब्लड होता है इसमें 2 कंपोनेंट मेनली होते हैं, कुछ जो सेलुलर कंपोनेंट हो यानी सेल्स के फॉर्म में कुछ चीज़ें रहती हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है।
तो जो सेल्स होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें होती हैं और इनकी हाफ़ लाइफ जो है वो अलग अलग हाफ़ लाइफ होती है। तो यहाँ पे रेड सेल की जो हाफ़ लाइफ है वो करीब 35 डेज़ है। उसके अलावा प्लेटलेट की हाफ़ लाइफ 5 दिन होती है। इतनी ही हाफ़ लाइफ जो है डब्ल्यूबीसी की भी होती है, 4 से 5 दिन। और जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड फॉर्म में जो बेसिकली कंपोनेंट होता है ब्लड का, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, इसकी हाफ़ लाइफ -48 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे उसकी हाफ़ लाइफ 1 साल होती है। और अगर -80 पर अगर इसको स्टोर करेंगे तो उसकी हाफ़ लाइफ 2 साल हो जाती है। इसके अलावा क्रायो प्रेसिपिटेट भी बनाया जाता है ब्लड बैंक में, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी बनाया जाता है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट जो ब्लड बैंक में बनाए जाते हैं उनकी हाफ़ लाइफ के बारे में है ये। इसके अलावा जो होल ब्लड होता है, इसमें 2 तरह से ब्लड लेते हैं। बेसिकली अगर सिंगल यूनिट होल ब्लड हमको ट्रांसफ्यूजन देना है तो उसमें 350 ml ब्लड रहता है बैग में। और दूसरा जो बैग होता है जिसको ट्रिपल बैग कहा जाता है, उसमें 450 ml तक का ब्लड लिया जाता है। और इस बेसिकली 450 या 350 ml का जो ब्लड होता है उसमें से करीब 50 ml के आसपास जो होता है वो एंटी कोएगुलेंट होता है। यानी इफ़ेक्टिव जो ब्लड होता है वो 300 ml एंड 400 ml के आसपास होता है। इसके अलावा इस ब्लड को जो है 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। और जब भी ज़रूरत होती है उसका क्रॉस मैच करके जो पेशेंट होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो बेसिकली ये छोटा सा एक ओवरव्यू था ब्लड डोनेशन के बारे में। और एट लास्ट मैं हम लोग बेसिकली इससे एक मैसेज लेके जा सकते हैं कि हमको एक हैबिट बनानी होगी ब्लड डोनेशन की, कि हर 3 माह में बेसिकली किसी न किसी स्पेशल ओकेशन पे हम रेगुलरली ब्लड को डोनेट करें। और जो दूसरे लोग हैं बेसिकली आपके साथी, रिश्तेदार, दोस्त, उन सभी को भी मोटिवेट करें। और इस जो पुण्य का कार्य है, इस कार्य में से जुड़ने के लिए उनको मोटिवेट करने के बाद बेसिकली उनको मोटिवेट किया जाए। और तो यहाँ पे हम आखिरी जो मैसेज है, एवरीवन कुड बी हीरो। तो हम सभी में बेसिकली अंदर से एक हीरो है और हम एक हीरो की तरह बन सकते हैं अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं। और मैं सबको बेसिकली धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर है मेरी लाइफ की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे मौका मिला प्रेसिडेंट के साथ में खड़ा होने का। ये 2017 की बेसिकली एक पिक्चर है जिसमें मुझे राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला। और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच बेसिकली